हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई सेशन में जहाँ कि हम क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 4 देखेंगे। अभी तक हम चैप्टर 3 को देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके चैनल को चेकआउट करें और देख सकते हैं। हम क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 3 तक देख लिए हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 नवंबर से होने वाली है। ये आप कभी मत भूलिएगा कि 17 नवंबर से नहीं होगा। 17 नवंबर से ही एग्ज़ाम आपका होना है। और एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज जो है वो 25 क्वेश्चन यानी साइंस से पूछे जाते हैं। और साइंस में एनसीईआरटी से 90% क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से आते हैं। इसलिए हमने क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी को टारगेट करके मतलब एनसीईआरटी को पढ़ाना और पढ़ना शुरू किया है। तो हमने अभी तक चैप्टर 3 तक देख लिया था। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 9th का देख लिया है। आज हम चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यानी कि हम देखेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु अणुओं से मिलकर बने हैं। यानी कि हमने पिछले अध्याय में, यदि आप पढ़े होंगे तो पिछले अध्याय में हमने सबने पढ़ लिया था कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बना है। उसके बाद कहता है कि भिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वे बने होते हैं। इनका कहना है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व जो होता है वो परमाणुओं के कारण होता है और उस परमाणु के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। कहने का मतलब है कि जितना तत्व होता है उसमें जो परमाणु होते हैं वे दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न कैसे होते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादन किया था। यानी कि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि परमाणु उसे कहते हैं कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग होता है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादन किया था। तो चलिए देखते हैं। या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान है, या फिर परमाणुओं के भीतर भी छोटे अन्य घटक भी विद्यमान है जिसका हम खंडन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब परमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकारों के मॉडलों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। यानी कि आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या सच में परमाणु का विखंडन नहीं किया जा सकता है, या फिर मतलब परमाणु के अंदर जो भीतर किस प्रकार से बैठा है, किस प्रकार चलता है, ये सब कण किस प्रकार बैठा है, किस प्रकार चलता है, ये सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कहता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना। यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में सबसे ज़्यादा मुश्किल कठिनाई काम था कि परमाणुओं की संरचना, वैज्ञानिकों के लिए कि परमाणुओं की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना कि किस प्रकार से मतलब परमाणु का क्या गुण है। उसके बाद कहता है कि परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणु अविभाज्य न होने के संकेत में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिलता है। यानी परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेत स्थिर विद्युत तथा भिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन के परिस्थितियों के अध्ययन से मिलता है। ठीक है। उसके बाद कहता है तो क्या है विद्युत चालन के अध्ययन से क्या मतलब विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से क्या मिलता है। तो पहला मिलता है कि पदार्थ आवेशित कण है। यानी पदार्थ आवेशित कण है, आप इसे ध्यान रखेंगे। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम एक निम्न क्रियाकलाप करें। क्या है क्रियाकलाप, देखते हैं। कहता है कि सूखे बालों को कंघी कीजिए और क्या कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। ये तो आपने बचपन में भी यदि क्लास 9 10 में पढ़े होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे तो कि टीचर ये तो प्रैक्टिकल कराता ही है।
कि आप या फिर अभी भी कर सकते हैं, अभी जस्ट आप पढ़ रहे हैं तो अभी जस्ट कर सकते हैं। आप अपने बाल को या पेन बाल में आप अपने पेन को रगड़िए, उसके बाद आप पेज के छोटा टुकड़ों को सटाइएगा तो वो चुंबक की तरह सट जाएगा आपके पेन में। यही कहना है कि पदार्थ के कण आवेशित होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा मिला, कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से गुब्बारे के पास लाइए, क्या होता है ध्यान से देखिए, ये करके देखिएगा, ठीक है। इन क्रियाकलाप से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यानी कि हमें यदि कोई पूछे कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या होगा, तो वो दो वस्तु आपस में विद्युत आवेश आ जाता है, यानी आवेशित हो जाएगा। यह आवेश कहाँ से आता है, इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य और आवेशित कणों से बना है। यानी अब तक जो डाल्टन ने साबित किया था, बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। अब यह पता चल गया है कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। आपसे यदि पूछे कि परमाणु विभाज्य है या नहीं, तो परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। उसके बाद है कि परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं सदी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। यानी कि डाल्टन जो बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, तो अभी 19वीं शताब्दी तक यह पता लग गया था कि परमाणु न तो साधारण है और न ही अविभाज्य कण है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। यानी इसमें एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ पे एक प्रश्न क्रिएट होता है कि कहाँ गए, परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। इसका पता किसने लगाया, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, इसका पता किसने लगाया, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, इसका पता किसने लगाया था, तो जे टॉमसन ने लगाया था, ठीक है। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी पता होने से पहले इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। अब आपसे पूछेगा कि केनाल रे का आविष्कार किसने किया या खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया था। कब, 1886 में, केनाल रे का। ये किरणें धन आवेशित विकिरण थी, यानी केनाल रे कैसी विकिरण थी, ये किरणें धन आवेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई थी। इसके कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, किंतु विपरीत था। यानी कि इन कणों का आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 200 गुना अधिक होता है। यानी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसके इलेक्ट्रॉन की 200 गुना अधिक होता है, ठीक है। यानी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके 200 गुना अधिक परमाणु का वजन होता है, यानी भार, द्रव्यमान होता है। उसको प्रोटॉन नाम दिया गया, ठीक है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई से और प्रोटॉन को पी से के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसके आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और इसका आवेश -1 लिया जाता है। ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई है। इसका प्रोटॉन का आवेश +1 होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 होता है, ठीक है। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। यानी परमाणु जो है, ये परमाणु है तो प्रोटॉन और प्लस ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हुए हैं। परमाणु किससे बने हैं, परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं, ठीक है।
उसके बाद है कि जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं, यह प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। यानी प्रोटॉन कहाँ होता है, तो प्रोटॉन सबसे भीतरी भाग में होता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु के संरचना किस प्रकार करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके ये परमाणु की संरचना कैसे करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा, यानी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद केनाल किरणें क्या है, ये तो आप अभी पढ़ा था। यदि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। उसके बाद है परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज डाल्टन ने किया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने किया? डाल्टन ने किया। इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जे थॉमसन ने पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछेगा कि परमाणु की संरचना पर सबसे पहले किसने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, तो क्या हो जाएगा? जे थॉमसन ने। और आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो डाल्टन ने, ठीक है। थॉमसन, तो अब देखते हैं जे थॉमसन के परमाणु मॉडल पर। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। यानी थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित जो एक मॉडल प्रस्तुत किया वह क्रिसमस के केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले परमाणु की संरचना है, ठीक है। यानी कि इन्होंने एक क्रिसमस का केक और एक को मतलब वो तरबूज का उदाहरण लेके बताया कि ऐसा हो सकता है। लाल भाग की तरह बिखरा है जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में बीज की भांति धसे हुए हैं। यानी इनका कहना है कि कहाँ गया, परमाणु की संरचना जो है, परमाणु की संरचना लाल भाग की तरह बिखरा है, ठीक है, लाल भाग की तरह बिखरा है जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज की बीज की भांति धसे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर संरचना में हमें दिखाया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये गोला है, ठीक है, ये गोला परमाणु। अब हम देखते हैं ये जे थॉमसन के बारे में, कुछ उनके बारे में टिप्पणी लिखा गया है। ये ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन है। थॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज के कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि ये भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी आपसे पूछेगा कि जे थॉमसन को कब नोबेल पुरस्कार मिला, तो जे थॉमसन को 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। अब आगे है जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश
परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यानी परमाणु तो एक तो बताया गया कि परमाणु धन आवेशित गोला का बना है। उसके बाद कहता है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है। उसके बाद है यद्यपि टॉमसन ने मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से तो परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब आया रदरफोर्ड। मतलब जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने हिसाब से अपने जो सोच थे, उनके विचार थे, उन्होंने अपने हिसाब से परमाणु पर अपना अपना मॉडल दिया। तो हमने जे थॉमसन का मॉडल देख लिया। उनका कहना था कि परमाणु धन आवेशित होते हैं, लेकिन धन आवेशित और ऋण आवेश दोनों होने के कारण ये ऋण आवेशित होता है। ठीक है। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख रहे हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। यानी रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया कि तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया। इन्होंने सोने की पन्नी से इसलिए चुना क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। यानी सोने की पन्नी को क्यों चुना? क्योंकि ये बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। उसके बाद है अल्फा कण द्विआवेशित हीलियन कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। अब अल्फा कण क्यों चुने? क्योंकि अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण का आशा नहीं लगाया। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आया। ठीक है। सोने की परत द्वारा अल्फा कण को आप देख सकते हैं यहाँ की सोने की परत से किस प्रकार इन्होंने अल्फा कण को टकराया है। ठीक है। यहाँ पर बताया कि लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। यहाँ आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि अधिकतर यहाँ से देख रहे होंगे, ये सीधे निकल गए। ये सभी के सभी अधिकतर सोने के पन्नी से सीधे निकल गए। ठीक है। उसके बाद दूसरा मिला कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हो गए। वो भी देखने को मिलेगा कि छोटा कण मतलब ऐसे विक्षेपित हो गया, थोड़ा सा मतलब ऐसे जा रहा था सीधा ऐसा विक्षेपित हो गया। ठीक है। छोटे कणों से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से 12,000 कणों में एक कण वापस आ गया। यानी 12,000 कणों को वो टकराया सोने की पन्नी से, तो उसमें से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसा अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। यानी कि 12,000 में एक लौट के आया उतना मायने नहीं रखता है, एक दो अपवाद तो होते ही हैं। तो इनका कहना है कि
रदरफोर्ड 1800 इनके अब रदरफोर्ड्स के बारे में कुछ दिया गया है। रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो रदरफोर्ड को। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। यानी इन्होंने जो प्रयोग किया ये अपने प्रयोग से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है, 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो 1908 में रदरफोर्ड को भी नोबेल पुरस्कार मिला इस प्रयोग के परिणाम पर। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहे। प्रत्येक पत्थर दीवार के टकराने के साथ ही एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारियों पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। तो ये समझ गए होंगे कि यानी कि कोई दीवार है, ईंट की दीवार है, तो वो पूरी की पूरी ढकी हुई, तो वो कैसे भी फेंकेगा तो उसमें टकरा जाएगा और टकरा के आवाज़ निकलेगी। लेकिन जब तार से घेरा रहेगा तो बहुत सारा स्पेस खाली रहेगा, तो उस खाली स्पेस से हो सकती है कि निकल जाएगी और आवाज़ उसे पत्थर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ठीक है, यही इसमें बताया गया है कि इसी तर्क के अनुसार अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। अब क्या निकाले देखते हैं। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। यानी परमाणु के भीतर जितने भी स्पेस में उसमें से अधिकतर जो जगह है वो खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने के पन्नी से बाहर निकल गए। यानी सोने के पन्नी से बाहर निकल गए, यानी स्पेस था खाली, इसी कारण निकल गए। ठीक है, उसके बाद है कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। यानी कि जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिला या साइड से सटा होगा, जहाँ पे स्पेस भरा साइड से सटा होगा, इसी कारण वो विक्षेपित हो गया होगा, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है। उसके बाद है बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़े के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक का त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। यानी नाभिक की जो त्रिज्या है, इसमें ये नाभिक की जो त्रिज्या है ये परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। तो अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। ठीक है, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। यानी कोई वस्तु है, यदि आप गोला पकड़ेंगे, गोला के बीच में यदि आप उंगली टिका देंगे तो वहीं से आप पूरा गोले को उठा सकते हैं। या जैसे आप थाली है, थाली के यदि बीचों में आप उंगली को दे देंगे तो पूरी थाली को उठा सकते हैं। तो यही कहना है कि एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, यानी कि गोल गोल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। यानी नाभिक का आकार जो है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है।
कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरण करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है। यानी कहना है कि वर्तालु का मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। मतलब जब इनका कहना था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन वर्तानुकार में चक्रण करते हैं और चक्रण करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। ठीक है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, यानी कि वह ज़्यादा तेज से चलेगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु की अस्थिरता होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी है। ठीक है। ये थी रदरफोर्ड की मॉडल की कमियां। उसके बाद है बोर का परमाणुक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में, यानी ये जो अभी रदरफोर्ड मॉडल दे थे उनकी जो कमियां थी, उनकी कमियां को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में, ये है नील्स बोर, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। यानी उन्होंने जो बोला कि वर्तानुकाल में जो चक्कर लगाएगा, तो इनका कहना है कि वो जो चक्कर लगाएगा वो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। यानी इनका कहना है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने विविक्त कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो इनके ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा और जिससे कि यह नहीं टकराएगा। ठीक है। उसके बाद है नील्स बोर 1885 से, नील्स बोर का मतलब जन्म 1885 में और मृत्यु 1962 में हो जाता है। का जन्म 17 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनके भौतिकी शास्त्री का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। यानी कि प्रोफेसर बोर विविध लेखों के आधार पर इन्होंने मतलब 3 पुस्तकें प्रकाशित किए। पहला, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रश्न आपके स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है कि द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे नील्स बोर। उसके बाद है एटॉमिक थ्योरी के लेखक, ये भी हो जाएंगे नील्स बोर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, इसके भी लेखक हो जाएंगे नील्स बोर। उसके बाद कहता है कि इन कक्षाओं या कोषों, कक्षाओं को हम कोष भी कहते हैं, ऊर्जा को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, कक्षाओं या कोषों को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया, आप देख सकते हैं। तो ये है उनके ऊर्जा स्तर, ये रहा नाभिक और ये पूरे के पूरे इसे ही हम बोलेंगे परमाणु। इनके कक्षा हैं n कक्षा, m कक्षा, l कक्षा, k कक्षा और इनकी ये ऊर्जा स्तर की भी बताई गई है। ठीक है, किस प्रकार ये ऊर्जा स्तर, तो ये कक्षाएं कोष की एलिमेंट या संख्याएं 1 2 3 4 द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, हम कक्षाएं या कोषों को कैसे लिख सकते हैं, या तो किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं या किसी नंबर से हम उसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक
एक अपरमाणु कण की खोज को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमानों में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। यानी उन्होंने जो एक चीज खोजा उसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। जेम्स चैडविक ने एक अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर थे। इसका कण न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। यानी न्यूट्रॉन कहाँ होता है? हाइड्रोजन की छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को प्रकट किया जाता है। मतलब न्यूट्रॉन को n से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को E से और प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा अब परमाणु का खोज हो चुका था, यानी जिसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था, यानी न्यूट्रॉन परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता था। यानी परमाणु का द्रव्यमान जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यानी ये यदि नाभिक है तो इसका वजन जो होगा इसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के वजन के बराबर होगा। ठीक है, योग मतलब द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। मतलब कि कक्षा अपना कैसा बदलता है, ये होगा। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरित के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। पहला है कि इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है। यानी किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यानी 2n² से। यानी यदि पहली कक्षा में हम बात करें पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो हम n की जगह पे यानी 2n² के फॉर्मूला से निकालेंगे। तो 2 गुने n की जगह पर और 1 का स्क्वायर, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसी प्रकार हम चौथी कक्षा में निकालना की कोशिश करेंगे तो 2 गुने 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, यानी चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं दूसरी कक्षा का यहाँ के कोषों में यानी पहली कक्षा के, उसके बाद L कोषों में दूसरी कक्षा के लिए, M कोषों में तीसरी कक्षा के लिए, N कोषों में चौथी कक्षा के लिए। ये बताया गया है कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो किसी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका पता लगाने के लिए फॉर्मूला का प्रतिपादन किसने किया, तो बोर एवं बरी ने किया था, जिसे हम बोर-बरी प्रतिपादन भी कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा चीज इन्होंने क्या खोजा कि सबसे बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। यानी कि इन्होंने बताया कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। यानी 8 से न तो कम होगा न ही 8 से ज़्यादा होगा। ठीक है, न तो 8 से कम हो सकता है न ही 8 से ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद है किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेता जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार बढ़ती है। यानी कि यदि किसी परमाणु में 3 कक्षा हैं तो पहली कक्षा भर जाएगी तभी दूसरी कक्षा में वो अपरमाणु जाएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, दूसरी कक्षा भर जाएगी तभी तीसरी कक्षा में जाएगा। यानी इससे प्रतिपादित होता है, स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार बढ़ती है। उसके बाद है कि पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था को चित्र 4.4 में दिखाया गया। यानी यहाँ 18 तत्वों के परमाणु के चित्र को यहाँ पे ये 18वां तत्व कौन सा है हमारा, आर्गन। यानी 18 तत्वों को चित्र के थ्रू दिखाया गया है।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं संयोजकता, जिसे हम इफिशियंसी भी कहते हैं। संयोजकता इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफिशियंसी, इफिशियंसी, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षाओं में व्यवस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहा जाता है। यानी सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी को हम संयोजकता कहते हैं। बोर बड़ी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। यानी कि जिस कक्षा में पहले से ही जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है वो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद यानी दूसरों शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती। यानी जिस तत्व के बाहरी कक्षा में यानी इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता शून्य हो जाएगी। यानी ये और इसका जो रासायनिक सक्रियता होगी वो भी नहीं होगी, मतलब रासायनिक रूप से ये सक्रिय नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यानी सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने सामान्य या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यानी हम संयोजन शक्ति किसे कहते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो वो संयोजन शक्ति हम उसको कहते हैं कि यदि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो जो संयोजन करके 8 इलेक्ट्रॉन बनाएगा उसी को हम संयोजन शक्ति कहते हैं या तो संयोजकता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है। यानी 8 इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होगा यानी सबसे बाहरी कक्षा में उसको हम अष्टक कहते हैं या अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह क्रिया आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना, उनको ग्रहण करना या उनको त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजन शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। हमने अभी आपको बताया ना कि मतलब वो जो अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो यदि उससे 8 से अधिक है किसी तत्व में तो वो दूसरे को दे देगा, और मानिए 8 से ज़्यादा है 10 है तो यदि 10 है तो वो दूसरे को 2 देकर अपने में 8 पूरा करेगा तो अष्टक करेगा। यानी इसकी संयोजन शक्ति क्या हो जाएगी? 2। यानी ये 2 का त्याग किया। अब किसी में 6 है तो ये किसी से 2 लेके तब ये मतलब अपना अष्टक पूरा करेगा तो इसकी भी संयोजकता या संयोजन शक्ति 2 हो जाएगी। ठीक है। इसी को हम संयोजन शक्ति कहते हैं, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता 1 कही जाती है। आपको बताया ना कि यदि वो मतलब कम है तो वो जो जितना त्याग करे या जितना ग्रहण करे उसी को हम संयोजकता या संयोजन शक्ति कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 और एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा
मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका संयोजकता या संयोजन शक्ति भी 2 और 3 क्रमशः है। यदि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि उसके यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी क्षमता के अनुसार पूरी है तो एक अन्य प्रकार से संयोजकता का प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान माना जाएगा। देखिए, किसी के पास यदि यदि किसी तत्व के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बस उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 देने से अच्छा होगा कि वो 1 किसी से ले ले। तो यही है कि 7 का त्याग करने से अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना आसान माना जाता है। अतः इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहीं पे लिखा होगा, कहाँ गया, देखते हैं। अतः इसकी संयोजकता कहाँ गया 8 में से 7 घटाकर, अतः इसकी संयोजकता अष्टक में से 7 घटाकर प्राप्त की जा सकती है और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। तो बताया ना कि फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है, इसलिए परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? इस परिकलन से, अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजनता कहते हैं। यानी संयोजक जितनी उसकी संयोजन शक्ति होती है उसी को हम संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। तो ये चार्ट दिया गया है, ठीक है, यही चार्ट दिया गया है जिसमें प्रथम 18 तत्वों का संयोजन शक्ति संयोजकता बताया गया है। हाइड्रोजन के लास्ट में कितना, यही है संयोजकता 1। हीलियम का अंतिम, हीलियम की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 2। प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 के, यानी बाह्यतम कक्षा ये 2 है तो इसमें इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0। हीलियम की संयोजन शक्ति ही 0 है। ठीक है, ये पूरा मतलब डायग्राम दिया गया है। यदि आपके पास बुक हो तो इसे आप याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, 1-2 का बता देता हूँ मैं। जैसे फास्फोरस का देखिए, फास्फोरस में बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 1 में 8, 1 में 5, यानी 3 और 5 इसकी दोनों संयोजन शक्ति है, संयोजकता है। ठीक है, उसके बाद आर्गन के दोनों बाह्यतम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रासायनिक रूप से और अक्रिय होंगे और इनकी संयोजकता 0 है, संयोजकता 0 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। 4.5.1 का में परमाणु संख्या। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ये सभी विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। यानी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व में सभी अणुओं किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। यानी किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जा सकता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, यानी कहाँ गया,
वास्तव में तत्वों में को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जा सकता है। हाइड्रोजन के लिए Z प्रोटॉन मतलब जितना होगा उससे हम उसके परमाणु संख्या का प्रोटॉन की संख्या मतलब पता लगा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए या इस प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 1 होता है और इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु की संख्या कहते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, परमाणु की संख्या यानी एटम की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद है द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यावहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। यानी कि एक परमाणु में परमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि व्यावहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। यानी एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन से इस पर निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक परमाणु का द्रव्यमान जो है उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अभी आपको बताया था ना कि परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। यानी उसी योग के बराबर होगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण ही परमाणु का द्रव्यमान होगा, ठीक है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। अभी आपने पढ़ा था परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। 6 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे दिया गया है 6U + 6U = 12। इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 U है, यानी 13 प्रोटॉन + 14 न्यूट्रॉन, ठीक है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान कहा जाता है। यानी एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। आपको अभी पीछे जैसा कि हम सबने अभी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है कि किसी संख्या को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी कोई यदि परमाणु P है तो उसका द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखेंगे यहाँ N और परमाणु संख्या यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं X। तो ये लिखने की तरीका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जा सकता है 14/7N, 14/7N, ठीक है। उसके बाद है समस्थानिक। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले तो इसके 3 परमाणिक स्पीशीज होते हैं। पहला प्रोटियम H1, ड्यूट्रियम या इसे D से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद है ट्राइटियम, इसे T से भी डिनोट किया जा सकता है। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है। नीचे में ये देखिएगा परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। 3 1 2 1 2 3 ऐसा है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं। पहला कार्बन में का ये जो पहला है कार्बन, इसका परमाणु संख्या 6 है लेकिन द्रव्यमान 12। यहाँ भी परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 14।
जिसको हम क्लोरीन कहते हैं, कार्बन, क्लोरीन। उसके बाद हो गया, ये सब बताया गया। द्रव्यमान संख्या, यहाँ परमाणु संख्या 17, परमाणु संख्या 17, लेकिन इसके द्रव्यमान संख्या 35 और इसका 37। ठीक है। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्व में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। बहुत से तत्व में क्या होता है? समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, यानी किसी तत्व का जो समस्थानिक होता है वो शुद्ध पदार्थ भी होता है। ठीक है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अब आपसे पूछेगा कि समस्थानिक के रासायनिक गुणों एवं भौतिक गुणों में क्या संबंध है, तो हम कह सकते हैं कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 और 37 है, जो कि 3:1 के अनुपात में होते हैं। यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए इसका पता लगाएं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा 35 × 75/100, ये क्या, प्लस 37 × 25/100, ये 35.5 माना गया है। तो किसी प्रकृति तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी किसी प्रकृति में एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु द्रव्यमान का उसमें उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। यानी कि यदि किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप से उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। ठीक है। इसका मतलब कहता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन का परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 U है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे। औसत द्रव्यमान 35.5 होगा। ठीक है, समझ गए। अब समस्थानिक के कुछ अनुप्रयोग। पेज कहाँ खत्म होती है, पहले यहाँ देखते हैं ऊपर। अनुप्रयोग निम्नलिखित है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद है कि समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये तीनों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई क्रिएट करता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये तीनों में से एक प्रश्न 100% है कि आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। आप एक बार फिर से देख ले। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग
परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद है संभारिक। दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18, यानी दो तत्व हैं जिसमें पहला कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 है के बारे में विचार कीजिए। विचार करने के लिए कह रहा है। तो परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े में अणुओं की कुल न्यूक्लियॉन की संख्या समान है। यानी कि द्रव्यमान संख्या 40 है, तो यानी तत्वों के इस जोड़े में अणुओं की कुल न्यूक्लियॉन की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाते हैं। यानी जिस जिस तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान होगा उसको संभारिक कह सकते हैं। उन सभी तत्वों को संभारिक, एक दूसरे का संभारिक कह सकते हैं। ये कुछ क्या कहते हैं उसे, समरी, कि हमने अभी तक क्या सीखा, आपने क्या सीखा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने किया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने किया। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। ठीक है, जे थॉमसन ने प्रतिपादित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। उसके बाद है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग परमाणु केंद्रों की खोज की। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रों की खोज की। ठीक है, जो कि वो सोने की पन्नी से जो निकाला था वही वाली बात है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रकों के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद नील्स बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु स्थिर हो जाता है और कम क्रियाशील होगा। ठीक है, उसके बाद जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति का खोज किया। यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऋण, उसके बाद प्रोटॉन धन, न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, वहाँ पे बढ़े थे ना, 1/2000 गुना होता है। ठीक है, प्रोटॉन के, सॉरी कहाँ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का इकाई कितना लिया जाता है? तो 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षाओं को KLMN नाम दिया गया है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी की तत्व की परमाणु संख्या जो होगी उस तत्व में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होते हैं। यानी परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होती है। उसके बाद है समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनके द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, जबकि परमाणु संख्या समान होता है। ठीक है,
उसके बाद संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक। उसके बाद है तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर सम्मानित किया जाता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 4 भी ख़त्म हो गया। तो कैसा लगा ये चैप्टर आप ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मतलब लाने जा रहे हैं 250 क्वेश्चन का फिजिक्स के चैप्टर 1 यांत्रिकी का, जो कि ग्रुप डी हो या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, देखना नहीं भूलिएगा। यांत्रिकी के 250 क्वेश्चन का सेट, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे में।